हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, यूपीएससी जब भी किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो वहां पर वो डिटेल सिलेबस में सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2015 की यूपीएससी नोटिफिकेशन देखो या फिर 2021 की ईओए नोटिफिकेशन देखो तो वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस देखने को मिलेगा, लेकिन इनके अंदर क्या पढ़ना है आपको वो आपको पता नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन से माइक्रो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो एंड तक पक्का देखिए। और दोस्तों, जो बच्चे नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, आपके पास दो एग्जामिनेशन हैं, एक है एपीएससी एग्जामिनेशन और एक है ईओ एग्जामिनेशन। दोनों ही एग्जाम्स बहुत हाई प्रायोरिटी एग्जामिनेशन है। ईओ की अगर कहीं वैकेंसीज का नंबर ज्यादा है 418 एज कम्पेयर टू एपीएससी 159, तो एपीएससी पोस्ट की वैल्यू काफी ऊपर है। मतलब लेवल 8 पोस्ट है ईओ और लेवल 10 पोस्ट है एपीएससी एग्जामिनेशन। तो आप इन दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि इन एग्जाम्स में आपको कौन कौन से कंपोनेंट जो है प्रिपेयर करने हैं, तो एक डिटेल लिस्ट है जो कि आपके सामने है। मतलब यहाँ पर आपको 12 से 13 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होंगे इन एग्जामिनेशन के लिए। और इस पर्टिकुलर सिलेबस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर एपीएससी एग्जामिनेशन और कौन से कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करने हैं ईओ एग्जामिनेशन। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एपीएससी का सिलेबस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईओ एओ सिलेबस। लेकिन ईओ के सिलेबस में कोई भी ऐसा सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जो एपीएससी में ना आता हो। मतलब एपीएससी बड़ा सबसेट है और उसके अंदर एक छोटा सबसेट है ईओ एओ। अगर आप लोग एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो कौन कौन से कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करने हैं? आपको जर्नल इंग्लिश प्रिपेयर करना है, आपको करंट इवेंट्स प्रिपेयर करने हैं, एक सब्जेक्ट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब यहां पर अगर आप एपीएससी एग्जाम की बात करें तो उसमें इंडियन कल्चर हेरिटेज नहीं है, वहां पर सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट है ईओ एओ में। और एपीएससी में पूरा कंपोनेंट है। मतलब एपीएससी एग्जामिनेशन में एक बड़ा सब्जेक्ट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज प्लस फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री। और ईओ एग्जाम में थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। देन इंडियन इकोनॉमी दोनों में आता है, आईआर एंड लेबर लॉ दोनों में आएगा, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस वो आपका यहाँ पर भी है। तो आप अगर ईओ एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पर सिर्फ आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ना है, वहां पर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस नहीं आता है। देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एपीएससी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी, ये आपका ईओए में भी आएगा विद अ डिफरेंट नेम इंडियन पॉलिटी, और एपीएससी में भी आएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों ही एग्जाम्स में आता है। इंश्योरेंस, जनरल साइंस अगेन आपका दोनों ही एग्जाम्स में आता है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो ईओ का एग्जामिनेशन होता है वहां पर आपसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस पूछी जाती है, लेकिन एपीएससी के एग्जामिनेशन में आपसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देन इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ आपका एपीएससी एग्जाम में आएगा, ईओ एग्जाम में नहीं आएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टेट दोनों ही एग्जाम में आएंगे, लेकिन स्टेट जो है वो आपका सिर्फ एपीएससी एग्जाम में आता है, ईओ में नहीं आता है। मिसलेनियस पोर्शंस अगेन आपको एपीएससी एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू ईओ। ईओ में जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एपीएससी में कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, और सोशल सिक्योरिटी आपका दोनों ही एग्जामिनेशन में आता है। तो आपको याद रखना है कि चार कंपोनेंट जो आपके सिर्फ और सिर्फ एपीएससी में आते हैं, ईओ में नहीं आते, वो कौन से हैं? इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, स्टेट एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सिर्फ ईओ की तैयारी कर रहे हैं कि आपका सिलेबस थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट में आपको अंदर क्या प्रिपेयर करना है। देखिए, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है, काफी टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, लेकिन अगर आपके पास डिटेल लिस्ट है कि मुझे यही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं तो आपको शायद एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाए। और यहाँ पर सबसे खास बात क्या रहती है कि जब आप ये टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, इनको टिक मार्क करते जाते हैं जैसे जैसे कवर होते जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील भी होता है। तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में आपको बेसिकली इंडियन आर्किटेक्चर प्रिपेयर करना है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, जहां पर आप मॉडर्न आर्किटेक्चर से शुरू करके जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है वहां पर फिनिश करते हो। देन आपको इवन हड़प्पा सिविलाइजेशन वहां पे कवर करते हैं। इंडियन पेंटिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग, पता चित्रा हो गई, ठीक है, मुगल पेंटिंग्स हो गई, वो सारी पेंटिंग्स आप कवर करोगे। देन डांसेस, जो हमारे 8 क्लासिकल डांसेस के अलावा जो बाकी लोकल डांसेस है वो कवर करेंगे। देन म्यूजिक, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो काफी बड़ा सिलेबस नहीं है, और अगर आप एक हफ्ते का टाइम में लगा देते हो तो यू कैन प्रिपेयर इंडियन कल्चर इजीली, ठीक है। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो सर मॉडर्न हिस्ट्री में हमें डाउट ये आता है कि हम कहां से कवर करें। कुछ बच्चों को लगता है कि हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कवर करें, कुछ को लगता है कि हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से शुरू करें, या फिर हम शुरुआत जो है वो करें बैटल ऑफ प्लासी से। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरुआत करनी बेटर है, लेकिन उसके बाद जो 1600 से लेकर 1700 का पीरियड है वो आप कवर ना करें, वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है।
तो उसके बाद आप डिक्लाइन ऑफ मुगल, और उसमें भी बेसिकली 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो उसके बाद बेसिकली जो ब्रिटिश राइज है वो हमें इंडिया में देखना शुरू होता है। और फिर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर वाज द डिफाइनिंग मोमेंट, जो हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश का राइज यहाँ पर फिर सुप्रीम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, देन राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, उनकी डिफरेंट पॉलिसीज, रिवोल्ट ऑफ 1857, अगेन एक लैंडमार्क मूवमेंट, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दोस्तों काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देन फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, और इसके पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको कवर करनी है। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट, जो कि मेजर मूवमेंट्स है, और इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1908 टू 1947। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी डिफरेंट ब्रिटिश एक्ट हैं, 1909 हो गया मॉरल मिलिट्री रिफॉर्म, 1919 हो गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, वो आपको प्रिपेयर करना है। जितनी भी गांधीयन मूवमेंट है, होम रूल लीग मूवमेंट है, ठीक है, लखनऊ सेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आपके इसमें कवर होंगे। देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारी सिविल अपराइजिंग्स हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स है, वो भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। दोस्तों ये कंपोनेंट इसलिए वास्ट है क्योंकि हिस्ट्री इज दी यूपीएससी फेवरेट कंपोनेंट, और काफी डीप में क्वेश्चन आए पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर क्रोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन 2015 के एपीएससी पेपर में काफी आए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर वन। आपको इनको अरेंज करना है इनकी हैपनिंग के ऑर्डर पे, कि मतलब कौन सा इवेंट कब हुआ, उस अरेंजमेंट से इनको अरेंज करिए। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर आपको ज्यादा डीप में नॉलेज ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पक्का होनी चाहिए, तभी आप इनको अरेंज कर पाओगे। अब दोस्तों एक बात दोबारा सुन लीजिए कि जो इंडियन कल्चर हेरिटेज है ये आपको एपीएफसी में ही प्रिपेयर करना है, ईओ में कंपोनेंट नहीं आता है, ठीक है। दिस कंपोनेंट इज नॉट देयर इन द ईओ एग्जामिनेशन, लेकिन एपीएफसी एग्जामिनेशन में आता है, और ये कंपोनेंट जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों ही एग्जाम्स में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी। दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ईओ में भी और एपीएफसी दोनों में ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी टॉपिक काफी क्लियर है। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कवर करना है, जहां पर हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश एक्ट से। उसके बाद हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी विल टॉक अबाउट सेकंड चैप्टर इंडियन यूनियन एंड सिटीजन। अगेन छोटा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता, बट अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप इसको प्रिपेयर करिए। अगर टाइम कम है, आप लोग काफी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम इंडियन यूनियन, किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल मैप शेप अप होता है, डिफरेंट स्टेट्स बनते हैं, उनको कवर करते हैं, और बाद में जो इंडियन सिटीजनशिप वाला पोर्शन है वहां पर हम आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 कवर करते हैं। देन आता है पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। दोस्तों कोई चैप्टर प्रिपेयर करो ना करो पॉलिटी में, ये तो प्रिपेयर करना ही करना है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आ गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ गए, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A तक हमें यहाँ पर कवर करना होता है। देन सेंटर स्टेट रिलेशन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑब्जेक्टिव पेपर में कम क्वेश्चन बनते हैं, बट अगर टाइम परमिट करे तो आप इसको प्रिपेयर करिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, अगेन यहाँ पर हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात भी करते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई। उसके साथ साथ हम स्टेट मिनिस्टर्स की भी बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने पड़े तो वो है प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन आता है लेजिस्लेचर, अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर पॉलिटी, अगेन प्रिपेयर करना ही करना है, अगर टाइम परमिट नहीं भी कर रहा तो भी चैप्टर पढ़ के जाना है। और यहाँ पर भी इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर अगर मिस हो भी जाए तो भी चलेगा। देन जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं जितना कि मैंने आपको ये 2 चैप्टर बताए हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, यहाँ पर अगेन कुछ बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर एनएचआरसी की बात करूँ वो उसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी में आप कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर पॉलिटी, और इनमें भी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, उनमें पंचायत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया। आप टाइम पर जो अगर आपको परमिट करें तो प्रिपेयर करिए। देन दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इनका मतलब क्या है कि आपको पॉलिटी में काफी अच्छी कमांड रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक हल्के में प्रिपेयर कर लिया, एक अच्छी डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कर पाए। और अगेन ईओ एग्जाम और एपीएफसी एग्जाम का जो सिलेबस है पॉलिटी का वो बिल्कुल सेम है, आपको सिंगल प्रिपरेशन करनी है। लक्ष्मीकांत कैन बी योर स्टैंडर्ड सोर्स। आगे बढ़ते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं। देखिए जनरल साइंस में 2 पोर्शन है, एक है बेसिक साइंस और एक है एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। तो ईओ एग्जाम में आपको टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन प्रिपेयर नहीं करना होता है, ये सिर्फ आपको एपीएफसी एग्जाम में प्रिपेयर करना है।
और ईओयू में आपको बेसिक साइंस, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक बायोलॉजी, जिसमें अगर हम ईओयू की बात करें तो काफी टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे, एक इक्वेशन के बारे में पूछ लेंगे, वैलेंसी के बारे में पूछ लेंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। 6 से 10th की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। और अगेन यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि जब आप बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो प्रिपेयर करें तो यहाँ पर बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, उन सबको प्रिपेयर करिए। और स्पेस टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोर्स क्या रहेंगे टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने के? आपके करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन भी आया है, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और आपका टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी आया है। जैसे यहाँ पर आपसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। और अगेन यूपीएससी की खासियत क्या है कि वो आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और टेक्नोलॉजी में जनरली वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप साइंस में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप उनकी एप्लीकेशंस को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंश्योरेंस। दो कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी दोस्तों। अगेन ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो हम प्रिपेयर करते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर एसएससी एग्जामिनेशन, वही टॉपिक यहाँ पर भी आपको प्रिपेयर करने हैं, जिनमें आपको बेसिक टर्म्स जो हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, हमारी नेशनल इनकम किसमें मेजर की जाती है, तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। बीओपी, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो ये आपकी मेजर टॉपिक्स रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ फ्रिंज टॉपिक्स हैं जिनसे रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले इनको प्रिपेयर करिए। इंश्योरेंस छोटा कंपोनेंट और एक या दो क्वेश्चन हार्डली आएगा, उससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जनरली इंश्योरेंस से भी आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे क्वेश्चन आते हैं। बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, तो उनकी डेफिनेशन क्लियर रखनी है। तो यहाँ पर आपके चार मेजर टॉपिक है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका इंश्योरेंस एंड इकोनॉमी वाला पोर्शन है। उसके अगर मैं बात करूं आपको क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे, तो अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए किस पर्टिकुलर चीज का क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, वैसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको इकोनॉमी में सिर्फ टर्म्स क्लियर हो जरूरी नहीं, उनकी एप्लीकेशन भी होनी जरूरी है। उसके साथ साथ इंश्योरेंस में अगेन आपसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी इन स्टेट। दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी आप लोगों में से काफी बच्चों का पेन पॉइंट है। एक बात बतानी रहेगी कि इंश्योरेंस वाला जो कंपोनेंट है ये आपका ईओयू में नहीं आता है। अब बात करें मेंटल एबिलिटी इन स्टेट की, तो स्टेट अगेन ईओयू में नहीं आता है, एपीएफसी में आता है। मैथ में आपको दोनों ही एग्जामिनेशन में, ईओयू में और एपीएफसी में, काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको मैथ प्रिपेयर करना है। मैथ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एवरेज, टाइम डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा पर क्वेश्चन, सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे मैथ की, उतना एडवांटेज आपको एग्जामिनेशन में होगा। देन स्टेट है, स्टेट में अगेन बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको चार टॉपिक प्रिपेयर करने, मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी और आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोज टू द एग्जामिनेशन इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे, फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपका स्टेट में, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की। दोस्तों इंग्लिश यहाँ पर सिर्फ कंप्रेंशन नहीं आती है, आपको वोकैब भी देखने को मिलेगी और ग्रामर भी देखने को मिलेगी, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। नॉर्मल यूज कैन बी स्टैंडर्ड सोर्स, ये पीपीटी में शेयर भी करूंगा आपके साथ, पार्ट ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बेसिक ग्रामर जो आपकी है प्लस वोकैब जो है, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिलेबस बड़ा लगेगा आपको, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी बहुत इजी पेपर आता है। अगर आप लोगों ने अरिहंत की बुक के एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के, तो आपको पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज की, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगेन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार डिस्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो अगेन पॉइंट्स सिलेबस में जो है मेंशन, वो आप कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो जैसे स्पैम इन अ सिस्टम इज, किस तरह का मैसेज है स्पैम, वो आपसे पूछा गया है। तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आप में से अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी है तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो ये आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी ऑडिटिंग आप लोगों का अगेन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट। दोस्तों अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ये तो आपको आता है, लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ध्यान ये देना कि अकाउंटेंसी में
कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं, जो है बेसिक अकाउंटेंसी। दोस्तों ये 5 जो चैप्टर है ना, यहाँ से आपके 50% क्वेश्चन आने वाले हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इनको कर लेते हैं तो इनकी एप्लीकेशन वाले टॉपिक्स ही 3 हैं, आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन पहले प्रायोरिटी में आप इनको प्रिपेयर करिए, इन 5 चैप्टर को। अगर फिर भी आपके पास टाइम परमिट करता है तो ये सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर और भी टाइम है और बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं तो इसको और इसको प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन प्रायोरिटी में ये 5 और ये 3 आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आईआर एंड लेबर लॉ। 2 कंपोनेंट है, एक है आईआर और एक लेबर लॉ। आईआर में दोस्तों आपको जो इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, उनका जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट एंड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट, दोनों ही कवर करना है। जितने भी लेबर लॉ के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं डीपीएसपीस में, वो आपको कवर करने हैं। जैसे आर्टिकल 42 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया, आर्टिकल 39A हो गया, वो कवर करने हैं। प्लस ये टॉपिक्स पूरी डिटेल लिस्ट है आपके साथ। और यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेबर फोर्स एंड ट्रेड यूनियन है, ये आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आप लेबर वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इंटरनेशनल हेल्थ एंड पॉलिसी प्रिपेयर करिए। बट अगर मैं लेबर लॉस की बात करूं तो पांचों के पांचों एक्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये 5 एक्ट ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे आपको यही 5 एक्ट आईआर के जो डोमेन है वहां पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो आपको जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा गिरी अप्रोच का फ्रॉम आईआर, और जो आपका एक्ट है वहां से बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन या फिर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत डीप में एक्ट आपने कवर नहीं करना है। लेकिन अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर लेबर लॉस पुराने वाले भी करने हैं और लेबर कोड्स नए वाले भी करने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो ईओएफ 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वहां पे पुराने लेबर लॉ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो तो प्रिपेयर करना ही करना है। और अगर आपके पास टाइम होता है तो आप नए वाले लेबर कोड भी पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आप उनको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर भी 2 पोर्शन है, एक है सोशल सिक्योरिटी एक्ट और दूसरे है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी एक्ट में आपको यही 5 एक्ट मेन प्रिपेयर करने हैं। क्यों? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे सोशल सिक्योरिटी डोमेन के अंदर आपको ये एक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों याद ये रखना कि इनके अमेंडेड वर्जन आप पढ़िए, ठीक है। स्कीम्स में सबसे प्रायोरिटी स्कीम्स आपकी वो रहेंगी जो कि ईपीएफ में मैनेज कर रहा है, उनमें भी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए जो स्कीम्स हैं, फार्मर्स के लिए जो स्कीम्स हैं, हेल्थ एंड बेनिफिट स्कीम्स जो है वो आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ये था आपका डिकोडेड सिलेबस। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बेसिक स्कीम्स के प्रोविजन बेस्ड। और यहाँ पर अगर आपको सिलेबस में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो गाइड बुक है कंप्रेहेंसिव, जहां पर ना सिर्फ स्ट्रेटेजी आपको पता लग रही है, आपको डिकोडेड सिलेबस भी इस गाइड बुक में दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। आप इसको पक्का डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके पास ये कॉपी पक्का होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको डिटेल में सिलेबस दिखाऊं, एंड आई होप आई एम सक्सेसफुल इन दैट। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।